वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जून मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है, पॉलिटी कंप्लीट हो गई, इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट हो गया है। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स। तो दो यहाँ पे स्कीम्स न्यूज़ में थे तो इसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना है एंड देन यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है। तो चलिए इन दोनों स्कीम्स को भी डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली ये न्यू स्कीम्स है नहीं, ये पुरानी स्कीम्स है, लेकिन अभी ये न्यूज़ में है क्यों इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए एक वर्चुअल इवेंट अभी सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया क्योंकि 7 साल पूरे हो चुके हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना का। तो आप समझ सकते हो कि 7 ईयर्स से ये स्कीम चल रही है जब से मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इसलिए ये स्कीम ऐसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आवास योजना जैसे कि हाउसिंग फॉर ऑल की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी हम लोग अर्बन की बात करेंगे। तो ग्रामीण और अर्बन दोनों है, शहरी और अर्बन, शहरी और ग्रामीण। तो यहाँ पे अर्बन की बात करेंगे। तो इस मिशन का मेन पर्पस यही था कि हाउसिंग फॉर ऑल, इट मीन्स कि यहाँ पे अर्बन हाउसिंग जो शॉर्टेज देखने को मिल रहा है EWS में, LIG में, MIG कैटेगरी के लोगों को, तो यहाँ पे उनको प्रोवाइड करना है। जैसे आप देखते हो कि स्लम में जो है वो बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको सही तरीके से ना हाउसिंग मिलती है, ना उनको सैनिटेशन, हाइजीन, इन सब का ख्याल नहीं होता है। तो इसलिए इस तरीके से उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना है। और ये कहा गया है कि हाउसिंग जो है वो यहाँ पे 2022 तक पूरा किया जाएगा। यहाँ पे इंश्योर किया गया है कि एक अच्छा घर होगा तो एक अच्छा डिग्निफाइड लाइफ होगा जिसमें कि लोग सिक्योरिटी के साथ रह पाएंगे और अपने खुद की, आप समझो कि जो ओनरशिप होंगे वो प्राइड के साथ रह पाएंगे। तो ये बातें हैं। सैलेंट फीचर्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक्चुअली ये फ्लैगशिप मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि हमारे पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है यहाँ पे। और बेसिकली आप देखो 2015 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत, ठीक है। तो ये जो इम्प्लीमेंट किया गया था उस समय मिनिस्ट्री अलग थी, लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। कवरेज की अगर हम लोग बात कर ले तो इस मिशन में देखो इंटायर जो अर्बन एरिया है सबको कवर किया गया है, जिसमें कि अर्बन एरिया में क्या क्या आते हैं तो स्टैट्यूटरी टाउन आता है, नोटिफाइड प्लानिंग यहाँ पे एरिया आते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, और कोई भी इस तरीके की जो अथॉरिटी है जो कि स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर आते हैं वो सब यहाँ पे अभी कवर किया गया है। एक्सक्लूजन क्या है, कौन कौन लोगों को बाहर रखा गया है इस स्कीम से, तो वैसे बेनिफिशरीज जिनके पास खुद का पक्का हाउस है, ठीक है। तो बेनिफिशरीज वही होने चाहिए जिनका पक्का हाउस नहीं है, तभी उनको इस स्कीम के तहत यहाँ पे घर मिल सकता है। साथ ही विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है कि इस मिशन से आप देखो कि विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो घर प्रोवाइड किया जाएगा ना वो यहाँ पे विमेन के नाम पे होगा और जॉइंट नेम होगा। अगर महिला है तो महिला के नाम पे, अगर महिला पुरुष दोनों है तो दोनों के नाम पे जॉइंट होगा। तो इससे एक हम लोग देख रहे हैं कि समाज में विमेन एम्पावरमेंट की एक और हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही आप देखो कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल है, इनको भी यहाँ पे प्रेफरेंस में रखा गया है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स, OBC और माइनॉरिटी कैटेगरी के लोग हो, और यहाँ पे सिंगल वेमेन भी हो जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है तो उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर को भी यहाँ से अलग से इंक्लूड किया गया है। एंड देन अदर वीकर सेक्शन और वल्नरेबल सेक्शन जो हमारे सोसाइटी के हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ये जो घर बनाया जाएगा या फिर सेंट्रल असिस्टेंस के साथ इसको एक्वायर्ड किया जाएगा इस मिशन के तहत, ये फीमेल के नाम पे होगा। घर में जो सबसे हेड होगी फीमेल उनके नाम पे होगा, या फिर उनके जो पार्टनर होंगे मेल उनके जॉइंट नेम के साथ होगा, ठीक है। साथ ही अगर यहाँ पे कैफेटेरिया अप्रोच अगर देखें तो ये जो स्कीम है इसमें कैफेटेरिया अप्रोच है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स है उनको ज़रूरत होगा कि वो देखा जाएगा कि किस जोग्राफिकल कंडीशंस में वो रह रहे हैं, कहाँ कैसा टोपोग्राफी है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। एक बास्केट ऑफ ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा, जिससे कि ग्रेटर नंबर ऑफ़ पीपल्स जो है वो इंश्योर की जाएगी कि ये देखेंगे कि उनका इनकम कितना है, फाइनेंस कितना है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड कितना है। तो ये हम लोग यहाँ पे 4 ऑप्शंस के तहत देखेंगे। इन सेतु स्लम रीडेवलपमेंट की बात की जा रही है। इन सेतु कहने का मतलब है अंदर ही अंदर जहाँ पे स्लम बनाकर लोग रह रहे हैं। स्लम एक झुग्गी झोपड़ी आप लोग कह सकते हो कि जो लोगों को रहने का जगह नहीं होता है वो झुग्गी झोपड़ी में छोटे से जगह पे वो अपने आप को किसी तरह एक छत ले लेते हैं जिसमें कि वो रह सके। तो जहाँ पे वो स्लम बना के रह रहे वहीं पे कहा जा रहा है कि उसको फिर से रीडेवलपमेंट करके वहाँ पे पक्का घर बना देना है। तो यहाँ पे एक लैंड को हम लोग रिसोर्स जैसा यूज़ करेंगे। यहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होगा, जो प्राइवेट कंपनीज़ होगी उनको भी यहाँ पे हक दिया जाएगा कि आप लोग आकर यहाँ पे काम कर सकते हैं। साथ ही काम क्या करना, ये जो पक्का हाउस बना रहे तो उसमें उनकी पार्टिसिपेशन भी है। एफोर्डेबल हाउसेस है जो कि यहाँ पे क्रेडिट लिंक सब्सिडीज़ के थ्रू ये लिंक किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो इंटरेस्ट सबवेंशन सब्सिडी दी जा रही है। इंटरेस्ट सबवेंशन सब्सिडी कहने का मतलब है कि जैसे आप मान लो कि अगर
कुछ भी आप परचेज़ करते हो, तो जैसे एलपीजी सिलेंडर आप परचेज़ कर रहे हो तो सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। तो मान लीजिए 200 का दिया गया, इट मीन्स कि अगर आप 1000 पे कर रहे हो तो 200 आपके बैंक अकाउंट में डिडक्ट होकर आ जाता है। लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट देना है, जैसे कि अगर आप लोन वगैरह लेते हो, आपका 5% का इंटरेस्ट होता है, तो सरकार कह रही है कि इंटरेस्ट सबवेंशन सब्सिडी है, यानी कि इंटरेस्ट में भी सब्सिडी दिया जा रहा है कि सरकार के द्वारा 2% जो इंटरेस्ट होगा ना वो सरकार पे करेगी। रेस्ट ऑफ द जो 3% है वो बस यहाँ पे आम आदमी को यहाँ पे करना होगा, जो कि लोन के इंटरेस्ट के तौर पे होगा। तो ये आप देखो EWS के लिए है, LIG के लिए है, जो भी यहाँ पे न्यू हाउसेस वगैरह ले रहे हैं। EWS में आप देखो जिनका एनुअल इनकम जो है वो अप टू 3 लाख होना चाहिए, और हाउस की जो साइज़ है वो अप टू 30 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। LIG का क्या है कि एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है वो 3 से 6 लाख होना चाहिए, और हाउस का साइज़ यहाँ पे 60 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। एफोर्डेबल हाउसिंग अगर पार्टनरशिप में देखें तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है, साथ ही साथ आप देखो सेंट्रल असिस्टेंस भी है, पर जो यहाँ पे EWS का घर है वो भी एफोर्डेबल में, और यहाँ पे आप देखो 35% जो है उनमें से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा हाउस जो कि EWS कैटेगरी के होंगे। जो एक्सट्रीमली यहाँ पे वीकर सेक्शन है उनको, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनको यहाँ पे घर दिया जाएगा। सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लीड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंडिविजुअल के लिए है, साथ ही EWS कैटेगरी के लिए है जिनको यहाँ पे इंडिविजुअल हाउस की ज़रूरत है। साथ ही वैसे स्टेट जो कि यहाँ पे या तो प्रिपेयर कर रहे हैं एक सेपरेट प्रोजेक्ट, वो भी इस तरीके के बेनिफिशरीज़ के लिए, या फिर आप देखो कि नो आइसोलेटेड, या फिर यहाँ पे कोई भी आप देखो कि जो स्प्लिंटेड बेनिफिशरीज़ है उनको यहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा। तो ये भी बात रखा गया है कि सब्सिडी जो है यहाँ पे EWS कैटेगरीज वाले लोगों को दिया जाएगा, और जिनका सेपरेट प्रोजेक्ट है उनको दी जाएगी। ओके, तो ये 4 कैटेगरी में यहाँ पे आपका दिया जा रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। फिनेंशियल असिस्टेंस की बात कर ले तो यहाँ पे अर्बन लोकल जो बडीज़ होते हैं और उनको यहाँ पे सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसे आप देखते हो कि नेशनल हाउसिंग बैंक है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिनको यहाँ पे सेंट्रल नोडल एजेंसीज जैसा देखा जा रहा है कि वो यहाँ पे सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करेंगे जो भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, जिससे कि इस कंपोनेंट की जो भी प्रोग्रेस है उसकी मॉनिटरिंग वो देख सके। साथ ही ओनली क्रेडिट लिंक सब्सिडी कंपोनेंट होगा, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहने का मतलब है कि 100% फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। EWS कैटेगरी की बात करें तो वो एलिजिबल है कि यहाँ पे सारे 4 वर्टिकल्स जो है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए, और बेनिफिशरीज जो है उनको यहाँ पे 1 कंपोनेंट का ही सिर्फ यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। जैसे ये 4 कंपोनेंट है, तो इसमें से अगर वो स्लम रह रहे हैं तो वहीं पे घर बनेगा, वहीं पे उनको रहना है, या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग मिलेगा तो उनके लिए लोन वगैरह भी दिया जा रहा है, या फिर यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग है तो पार्टनरशिप के साथ दिया जाएगा, या फिर सब्सिडी भी यहाँ पे सब्सिडी भी वगैरह भी दिया जाएगा। तो ये 4 कैटेगरी है, 4 में से बेनिफिशरीज को कोई 1 लाख ज़रूर मिलेगा। इंसेंटिव्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे कंसेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, वो भी अफोर्डेबल हाउसिंग फंड के तहत और प्रायोरिटी सेक्टर लेंड के तहत। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है। बैंकों में क्या होता है कि वो लोन देते हैं, लेकिन जब आप देखो कि बैंकों को भी ये कहा जाता है ना कि कौन कौन सी ऐसी सेक्टर है जिसमें कि आपको पहले लोन देना है। तो ये आप देखो कि 100% जो लोन यहाँ पे बैंक देती है, तो उसमें से 40% यहाँ पे अलग करके रखा गया है, जिसमें कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है। तो कुछ ऐसे खास सेक्टर है जिसमें कि अगर बैंक के पास आप लोन लेने जाओगे तो वो लोन पहले देंगे। गवर्नमेंट आप देखो एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस भी सैंक्शन किए हैं, जिससे कि प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पे बूस्ट हो पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 1 लाख पर हाउस यहाँ पे दिया जा रहा है, और जिससे कि यहाँ पे एक स्लम रिहैब प्रोग्राम भी आप कह सकते हो कि जहाँ पे स्लम बना के लोग यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं वहाँ एक अच्छी बिल्डिंग बन जाएगी। साथ ही जियो टैगिंग भी किया जाएगा, इट मीन्स कि आप सैटेलाइट के थ्रू भी यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा कि किस तरीके से काम कितना प्रोग्रेस हो रहा है। अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस भी होगा, इट मीन्स कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस भी यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। एक्चुअली ये एक सब स्कीम है, जो भी अर्बन माइग्रेंट और पुअर है ना उनका एक सब स्कीम है, और ये जो आपकी मिनिस्ट्री है इनका एम है कि ईज़ ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना है अर्बन माइग्रेंट को। इट मीन्स कि जो ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर जो अर्बन शहरी क्षेत्र में आते हैं वो अपने कुछ ना कुछ मकसद से आते हैं, चाहे उनको जॉब अच्छा लेना हो, उनको लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ानी हो, उनकी अर्निंग बढ़ानी हो। तो इस पर्पज़ से अगर जो माइग्रेंट आते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे रहने का घर हो। साथ ही यहाँ पे अगर हम इस मिनिस्ट्री की बात करें, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो ये स्कीम आपका 2 मॉडल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहला है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंटल फंडेड वैकेंट हाउस है उसको यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि इस तरीके से जो सरकार की यहाँ पे खाली घरें हैं तो खाली घर को यहाँ पे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के जैसा यहाँ पे आपका कन्वर्ट किया जाएगा। साथ ही आप देखो कि ये घर भी बनाया जाएगा जो कि कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस जो है वो पब्लिक या प्राइवेट एंटिटी इसको मेंटेन करेगी। कैपेसिटी बिल्डिंग अगर हम लोग देखें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितना है,
तो कहा जा रहा है कि टोटल जो है 5% एलोकेशन इस स्कीम के तहत, ये कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत होगा कि इतना बनाने की क्षमता है। उसके बाद आप देखो अंगीकार ए कैंपेन भी चलाया गया है। एक कैंपेन है जो कि 2019 में इसको लॉन्च किया गया था और ये कहा गया था कि जैसे पानी और एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, वेस्ट को मैनेज करते हैं, हेल्थ और सैनिटेशन हाइजीन का ध्यान रखते हैं, तो इन सब के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर आना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देखिए तो बहुत सारे अर्बन मिशन भी यहाँ पे आपका कनेक्टेड है, जैसे कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, जल शक्ति है, हाउसिंग, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट है, साथ ही न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, यूथ अफेयर्स है, स्पोर्ट्स एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो ये सब है जिनको कि कवर किया गया है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज अगर हम लोग देखें तो इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हमारे तरफ से ये जो है एक स्कीम लाया गया। स्कीम क्या एक चैलेंजेस है जिसके तहत ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज यहाँ पे इनिशिएट किए है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पे घर वगैरह बनाया जाएगा तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन होंगे उसमें टेक्नोलॉजी से लैश होंगे, ठीक है, और वो सस्टेनेबल हो, इको फ्रेंडली हो, डिजास्टर रेजिलिएंट हो, इस तरीके से काम करना है। CLSS आवास पोर्टल की अगर हम लोग बात करें तो ये एक वेब बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है और ये क्लैप है CLSS आवास पोर्टल। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स हो गया, सेंट्रल नोडल एजेंसीज़ है, प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, बेनिफिशरीज है, सिटीजन्स है, तो ये सब एक साथ इंटीग्रेट होकर रियल टाइम इन्वायरमेंट में काम करेंगे। ओके, सो ये बातें हो गई। अब यहाँ पे देखिए 5 फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला है कि जो घर बनाया जा रहा है ये ऑल वेदर हाउसिंग होगा। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि भूकंप आया, अर्थक्वेक आया और घर टूट के गिर गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर वाटर की सुविधा होगी, यानी कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर होगा, टैप वाटर होंगे, किचन होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, एक प्रॉपर टॉयलेट होगा। सेकंड है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि विमेन एम्पावरमेंट की बात है, क्योंकि यहाँ पे जो घर दिया जाएगा वो विमेन के नाम पे दिया जाएगा। थर्ड है कि बेटर क्वालिटी होगा, यानी कि अर्बन पुअर्स का जो यहाँ पे माइग्रेंट पीपल्स है, स्लम एरिया में रहते हैं। आप देखो मुंबई में इतना मतलब अर्बनाइजेशन का एक अच्छा एग्जांपल है, लेकिन वहाँ पे स्लम भी सबसे बड़ी है, ठीक है, धारावी स्लम भी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्लम है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी है। साथ ही साथ यहाँ पे देखो एडुकेट, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एडुकेट फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इट मीन्स कि जो भी घर बनाए जाएंगे उसमें बेटर तरीके से फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया जाएगा। ओके, सो 7 साल पूरे हो चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस इससे हैं। मेंस में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। रिसेंटली क्या हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि इम्प्लीमेंट करेंगे जो ESI स्कीम है, वो भी हमारे पूरे देश में ये 2022 के एंड से ये हमारा जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो देख लेते ये है क्या। एक्चुअली ये जो स्कीम है इसका एम है कि हमारे एम्प्लॉयज़ जितने भी काम करते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, और वैसे एम्प्लॉयज़ जो कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत है, इन केस ऑफ आप देखो कि बीमार हो जाते हैं या फिर मैटरनिटी लीव चाहिए या फिर एम्प्लॉयमेंट इंजरी है या फिर कुछ आप देखो कुछ ऐसा प्रोविजंस है जो कि अदर तरीके का इंसिडेंटल यहाँ पे अगर मैटर है तो उसको भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। ESI स्कीम्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, जो कि यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी दिखाएगा एज़ पर द फिक्स परसेंटेज जो कि वर्कर्स की वेजेस होंगी, और यहाँ पे बेसिकली आप देखो कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स। जितने भी इंडिविजुअल है उनकी जिस तरीके से नीड्स है उस हिसाब से यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम की बात करें तो बेसिकली ये आप देखो इंश्योरेंस है, ठीक है, यानी कि एक तरीके का बीमा है। तो इंटीग्रेटेड मेजर्स है जिसमें कि सोशल इंश्योरेंस जो है वो हमारे एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत इसको रखा गया है। आज की डेट में अगर ESI स्कीम देखें तो ये फुल्ली इम्प्लीमेंटेड है, कहाँ कहाँ, तो 443 डिस्ट्रिक्ट में, और आधा आधा ये इम्प्लीमेंटेड है 153 डिस्ट्रिक्ट में। वहीं अगर 148 डिस्ट्रिक्ट देखें तो आज तक इसको कवर नहीं किया गया है, तो ये भी एक परेशानी है। ESI कानून जो है वो हमारा ESI कॉर्पोरेशन के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जो कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसीडिंग को कंट्रोल भी करती है, उनके साथ ये चलता है। इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, ये हमारे 7th शेड्यूल में ये काउंट होता है। और 7th शेड्यूल में कहाँ है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस आता है यूनियन लिस्ट में। 7th शेड्यूल में आप देखोगे 3 लिस्ट होंगे, स्टेट लिस्ट होगा, यूनियन होगा, और यहाँ पे आपका कंकरेंट होगा। तो यहाँ पे स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जिससे रिलेटेड पावर जो है यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को दिया गया है कानून बनाने के लिए। यूनियन में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है कानून बनाने के लिए। तो यूनियन लिस्ट में ही इंश्योरेंस आता है, और इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कानून बनाया जाता है वो यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। इंटाइटलमेंट में देखें तो सारे इस्टेब्लिशमेंट जो कि ESI एक्ट के तहत कवर्ड होते हैं, और वो सारे फैक्ट्रीज है जिसमें कि मोर देन 10 एम्प्लॉयज़ है, और उनका पे वेजेस जो है अगर 21,000 से कम है पर मंथ, तो यहाँ पे उनको रजिस्टर करना होगा,
और कंट्रीब्यूट करना होगा ESI स्कीम में। साथ ही कुछ स्टेट में आप देखोगे तो एक लिमिट है यहाँ पे कि कितना कवर करना है, तो यहाँ पे स्टिल 20 है। और इस कानून के तहत अगर हम लोग देखें तो नॉन सीजनल जो फैक्ट्रीज़ है उसमें एप्लीकेबल है ये। ESI कॉर्पोरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका इसको एक्सटेंड किया गया है, जो ESI स्कीम के बेनिफिट्स वगैरह हैं कि वर्कर्स को यहाँ पे मिले, और वो सारे वर्कर्स जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स में डिप्लॉय किए जा रहे हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बढ़ा दिया गया है कवर्ड एम्प्लॉयज़ का और उनके एम्प्लॉयज़ का। एज़ ऑफ नाउ अगर हम लोग देखें तो कवर्ड यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है वो 0.75% वेजेस का ये कंट्रीब्यूट करते हैं। वहीं एम्प्लॉयर्स की बात करें तो 3.25% ऑफ वेजेस को यहाँ पे कवर करते हैं। एम्प्लॉयज़ अर्निंग अगर हम लोग देखें तो जिसकी यहाँ पे पर डे 176 है, तो उनको एग्जेम्प्ट किया गया है कि उनको इस तरीके से शेयर नहीं देना है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें जो कि 1/8 जो एक्सपेंडिचर है, यानी कि मेडिकल बेनिफिट में जितना खर्च होगा उसका 1/8 यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। और विद पर कैपिटा यहाँ पे सेलिंग लगाया गया है 1500 पर इंश्योर्ड पर्सन का, यानी कि एक साल में आप देखो कि एक इंश्योर्ड पर्सन का 1500 तक का यहाँ पे सेलिंग कैप लगाया गया है। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स तो आप जानते हैं, इंश्योरेंस करा लिए तो आपको मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, यानी कि फुल मेडिकल केयर जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। बीमा योजना जो इंश्योर्ड पीपल हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी, जब से वो इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में अगर इंटर होते हैं तो। मेडिकल केयर आप देखो कि जो रिटायर्ड है या फिर परमानेंटली डिसेबल्ड यहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन है, या फिर उनके कोई स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ है, तो उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और एक एनुअल प्रीमियम देना होगा 120 रुपये का। तो प्रीमियम देने का मतलब है कि अगर ये हम जैसे इंसान अगर प्रीमियम देंगे तभी हमें सरकार जो इस तरीके का लाभ देगी। सिकनेस बेनिफिट भी है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप बीमार हो तो उसके लिए भी होता है SB, और ये कैश कंपनसेशन के भी फॉर्म में होता है। 70% आपके वेजेस का पेएबल यहाँ पे होगा। ठीक है, इट मीन्स कि मैक्सिमम आप देखो 91 डेज़ अगर एक साल में आप काम किए हैं तो आपको यहाँ पे सिकनेस बेनिफिट मिल जाएगा। मैटरनिटी बेनिफिट की बात करें तो ये भी आपका प्रेगनेंसी जो कि 26 वीक्स का है तो वो पेएबल होगा, यहाँ पे आपके पैसे वगैरह नहीं कटेंगे। ठीक है, और फुल वेजेस जो है वो कंट्रीब्यूशन अगर आपका 70 डेज़ का है तभी यहाँ पे आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। डिसेबलमेंट बेनिफिट अगर हम लोग देखें तो जिस तरीके से टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट है वर्कर्स का, तो एलिजिबल है कि मंथली वेजेस जो है वो 90% तक का काम करें, और इन केस अगर परमानेंट डिसेबिलिटी देखें तो 90% जो मंथली वेजेस है वो अवेल किया जाएगा, वो भी पूरे इंटायर लाइफ। डिपेंडेंट बेनिफिट देखें तो यहाँ पे 90% जो है वो वेजेस का है इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट, तो जो भी डिपेंडेंट है। अदर बेनिफिट क्या है? तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस है, यानी कि आप देखो कि अगर इस धरती से आप चले गए हो तो आपके लिए भी यहाँ पे खर्चे वगैरह का भी प्रावधान है। 15,000 जो है ये डिपेंडेंट को पेबल किया जाएगा, जो भी उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट थे, और पर्सन जो कि ये लास्ट राइट्स को, यानी कि फ्रॉम द डे ऑफ इंटरिंग इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, जब वो लास्ट जो भी रिचुअल्स होता है अगर उसको परफॉर्म किए तो उनको भी दिया जाएगा। कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस अगर देखें तो अगर कोई विमेन है, इंश्योर्ड विमेन है और कोई IP है इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज वाइफ, इन केस कन्फाइनमेंट जब होता है तो नेसेसरी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे कवर नहीं किया गया है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जैसे कि आप देखो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना है, तो 24 मंथ्स के लिए ये जो स्कीम है ये मैक्सिमम 50% एवरेज मंथली वेजेस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका मतलब कि नॉन एम्प्लॉयमेंट है, कहीं पे भी काम नहीं कर रहे हैं, पेमेंट यहाँ पे आपका परमानेंट इनवैलिडिटी हो गया है क्योंकि कोई तरीके का आपको इंजरी हो गई है, तो इस केस में यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। इंसेंटिव्स देखें तो एम्प्लॉयर्स को दिया जाएगा जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिससे कि उनका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होते रहना चाहिए, और वैसे लोगों को जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो वैसे लोगों को इंसेंटिव्स वगैरह दिया जाएगा। मिनिमम वेज लिमिट जो फिजिकली डिसेबल्ड पीपल्स का है वो यहाँ पे 25,000 रखा गया है, और जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 3 साल के लिए यहाँ पे किया जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। तो ये आप समझ गए हो कि आप कहीं पे भी काम कर रहे हो तो उसके लिए इंश्योरेंस करने का यहाँ पे सरकार के द्वारा लाभ दिया जा रहा है। साथ ही अगर आप लोग देखो तो इस कानून के तहत आप देख सकते हो अभी तक ये पूरे हमारे ये देश में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। 148 स्टेट अभी तक बचे हुए हैं और 153 जो है वो पार्शली कवर्ड किए गए हैं। तो इसलिए इस तरीके से हम लोग को फोकस करके इसको फुल्ली कवर्ड करवाना है। कौन कौन यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं इसके बारे में पूरी तरीके से आपका दिया गया है, और जो बेसिकली आप देखो एम्प्लॉयमेंट है, जिनको नौकरी लग गई है उनके लिए है, लेकिन जिनको नौकरी नहीं लगा है अगर वो उनको नौकरी लगेगा तो फिर आप देखो उस डिस्ट्रिक्ट में आएंगे तो आपको भी कवर किया जाएगा। मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सारे बेनिफिट यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर किया गया है। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। ये 2 आर्टिकल आई होप कि एनफ फॉर टुडे। हम लोग कल यहाँ पे मिलते हैं इसी टाइम पे, और अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप लोग इसके लिए लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। आज के लिए बस इतना, मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।